पांच वर्षीय गोमती रो रही थी कि तभी उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी बिटिया गोमती, तू क्यों रो रही है? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। घर में पानी खत्म हो गया है। मैं बस अभी थोड़ी ही देर में तालाब से पानी भर कर ले आती हूँ। तभी वहाँ मुस्कुराता हुआ हरिया आ गया और बोला, अरे कौशल्या, अभी काहे जा रही हो? जब गोमती चुप हो जाए तब चली जाना। अगर मैं आपकी बात मान लूं तो कुछ देर बाद आपको प्यास लगेगी, फिर आपको पानी कौन देगा? क्योंकि पानी तो घर में है ही नहीं। इतना कहकर कौशल्या वहां से चल दी। कौशल्या तालाब के किनारे पहुंची ही थी कि तभी झाड़ियों से एक नकाबपोश परछाई निकल कर आ गई और कौशल्या को तालाब में धक्का दे दिया। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ बचाओ। लेकिन ये नकाबपोश परछाई बड़ी तेजी से झाड़ियों में गुम हो गई। कौशल्या हाथ पांव छटपटाने लगी। इत्तेफाक से वहाँ से रामू चाचा गुजर रहे थे। उन्होंने कौशल्या को तालाब में डूबते हुए देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़े। अरे कौशल्या, ये क्या हो गया तुझे? तू तालाब के अंदर कैसे गिर गई? कौशल्या कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ कह न सकी और दम तोड़ बैठी। रामू चाचा बड़ी मुश्किल से कौशल्या को तालाब से बाहर निकाल पाए और दौड़ते हुए कौशल्या के घर गए। रामू चाचा को घबराए हुए देखकर हरिया चौंक गया और बोला, क्या हो गया रामू चाचा, इतने घबराए हुए काहे हो? अरे तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है हरिया। तुम्हारी पत्नी कौशल्या वो तालाब में डूबकर मर गई। ये सुनकर हरिया तिलमिला उठा और अपनी पुत्री गोमती को वहीं छोड़कर तालाब की ओर भागा। तालाब के बाहर भीड़ एकत्रित हो चुकी थी और कौशल्या की लाश पड़ी थी। हरिया कौशल्या के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने मना किया था कि तालाब में अभी मत जाना। गोमती रो रही थी। अरे काश मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर रोक लेता तो तुम जीवित होती। चुप हो जाओ हरिया, चुप हो जाओ। जब मैं यहाँ पहुँचा तब कौशल्या पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। वो बेचारी तो तैरना भी नहीं जानती थी। न जाने मुझसे क्या कहना चाहती थी। इससे पहले कि मैं उसको बचा पाता उसने दम तोड़ दिया हरिया। ये सुनकर हरिया और भी फूट फूट कर रोने लगा। शाम को कौशल्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरिया अकेला अपनी पुत्री गोमती के साथ बैठा रो रहा था। पिताजी, माँ कहीं नजर नहीं आ रही। माँ कहाँ गई? मुझे माँ के पास जाना है। मेरी बेटी, अब माँ तुझे कभी दिखाई नहीं देगी। वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है बेटा, बहुत दूर। इतना कहकर हरिया फूट फूट कर रोने लगा। वक्त ऐसे ही बीतता गया। हरिया अपनी पुत्री की परवरिश करने लगा। एक दिन गांव का मुखिया हरिया के घर पर आया और बोला, ए हरिया, देखो तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। अरे भाई, तुम कब तक अकेला जीवन काटोगे? अकेला जीवन परेशान जीवन होता है, समझ रहे हो? हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे मुखिया जी। अरे तुम अच्छी तरह समझ रहे हो।
देखो, अब भाई होनी को कौन टाल सकता है। कौशल्या अब इस संसार में रही नहीं। अब देखो, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। हरिया की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, नहीं नहीं मुखिया जी, मैं कभी भी अपने जीवन में अपनी पहली पत्नी कौशल्या को भूल नहीं सकता। मेरे जीवन में कौशल्या की जगह कोई दूसरी स्त्री नहीं ले सकती। नहीं मुखिया जी, नहीं, ये हमसे ना हो पाएगा। अरे हरिया, इतने जज्बाती ना बनो। मैं तुमको समझता हूँ, परंतु देखो, गोमती के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, अपने बारे में नहीं। वो अभी केवल 5 साल की है। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खेत है, तुम खेती करोगे, अपनी बेटी की परवरिश करोगे। घर पर एक औरत का होना बहुत जरूरी है भाई। देखो, तुम्हारी पत्नी कौशल्या की एक सौतेली बहन भी है, रूपवती, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम रूपवती से विवाह कर लो। रूपवती को एक पति मिल जाएगा और गोमती को एक माँ मिल जाएगी, और तुम्हारा मन भी काम में लग जाएगा। क्या कहते हो? हरिया का मन भारी हो गया, पर मुखिया जी के आग्रह के सामने वो झुक गया। थक हार कर हरिया ने मुखिया की बात मान ली। और कुछ ही दिनों में रूपवती को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। शुरुआत में तो रूपवती गोमती के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसका व्यवहार गोमती के साथ बहुत ही बुरा हो गया। गोमती अब 10 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन रूपवती के अंदर एक बहुत ही चतुराई थी। जब भी हरिया घर पर होता तो वो गोमती के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती। एक दिन हरिया जैसे ही घर से बाहर गया, तभी रूपवती गोमती से बोली, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर जल्दी से घर की साफ सफाई कर, और फिर तुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। वही खाना तुझे अपने पिता को खेत में देकर आना है। माँ, मेरा आज शरीर टूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार भी है। ये सुनकर रूपवती बुरी तरह से क्रोधित हो गई। ये सारी नौटंकी, ये बहाने मेरे सामने करने की जरूरत नहीं। सीधी तरह से जो कह रही हूँ वो कर। इतना कहकर रूपवती अपने कमरे में चली गई। गोमती आंखों में आंसू लिए हुए घर का सारा काम करती रही और आंसू बहाते हुए अपने आप से बोली, माँ, मुझे तुम्हारी कभी कभी बहुत याद आती है। तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे अभी भी याद है, तू ये कहकर गई थी कि मैं तालाब से पानी भर कर आती हूँ, और फिर तू कभी लौटकर नहीं आई। ये कहते कहते गोमती और भी बुरी तरह से रोने लगी। तभी वहां रूपवती आ गई और बोली, अब ये रोना धोना बंद कर। तेरी माँ को मरे हुए बरसों हो गए हैं। जरूर वो नरक की आग में जल रही होगी। मेरी सौतेली बहन थी, मैं तो उससे शुरू से ही नफरत करती थी। इतना कहकर रूपवती कुछ पैसे गोमती के हाथ में देते हुए बोली, जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ, फिर तुझे अकेले खाना भी बनाना है। गोमती चुपचाप अपने नन्हे से हाथों में बड़ा सा थैला पकड़कर बाजार की ओर चल दी। सब्जी खरीदकर वो घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे रामू चाचा मिल गए। अरे गोमती बिटिया, ए बिटिया, ये तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसा है? का हो गया?
ये सुनकर गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू चाचा ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे तो हरिया को दिखाई नहीं देता का कि उसकी पीठ पीछे उसकी दूसरी पत्नी तुम्हारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है? मैंने स्वयं तुम्हें पूरे घर का काम करते हुए देखा है। अरे बेटा, तुम तो एक मासूम बच्ची हो। बच्चे तो खेलते हैं, खेलने की उम्र है, ना कि काम काज करते हैं। पिताजी के सामने माँ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन जैसे ही पिताजी घर से बाहर जाते हैं उनका व्यवहार बदल जाता है। ये सुनकर रामू चाचा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, तू चिंता मत कर बेटी, तेरा समय जरूर बदलेगा। मैंने हरिया से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करता कि रूपवती तुझे तंग कर सकती है। मैं कैसे समझाऊं उसको? चल बेटा, अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ फिर। इतना कहकर रामू चाचा वहां से चले गए। गोमती चुपचाप घर पहुंची और सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद वो कुछ खाना अपने पिता हरिया को खेत में देने के लिए चल दी। हरिया खेत में पसीना बहा रहा था। गोमती को देखकर वो खुश हो गया और बोला, हाँ गोमती, कहा तुमने खाना खा लिया बेटा? हाँ पिताजी, मैंने खाना खा लिया। इतना कहकर उसने खाना पिता के हाथ में पकड़ा दिया और चुपचाप घर की ओर वापस चल दी। गोमती को तेज बुखार चढ़ा हुआ था। दोपहर के समय वो आधे रास्ते तक पहुंची थी कि तभी खेत में अचानक बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद जब गोमती की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक तालाब के किनारे पाया। अब मुझे याद आ गया, मैं इसी तालाब के किनारे आते आते बेहोश हो गई थी। तभी एक मैना पक्षी जो पेड़ पर बैठी हुई थी, उड़ती हुई गोमती के पास आ गई। शुक्र है तुम्हें याद आ गया। तुम्हें तेज बुखार था। अगर मैं तुम्हारे माथे पर जड़ी बूटियों के पत्ते नहीं रखती तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ सकती थी। ये सुनकर गोमती बुरी तरह से चौंक गई और डरते हुए बोली, तुम तो एक मैना हो। तुम मनुष्य की भाषा में बात कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? डरो मत, तुम मुझे अपना ही समझो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और फिर मत भूलो, मैंने तुम्हारी मदद की थी। अगर मैं नहीं होती तो कोई नहीं था जो तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाता। गोमती के मन का डर थोड़ा कम हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ। बहादुर बनो, मजबूत बनो। उठो और घर जाओ। तुम भूखी हो, घर जाकर आराम करो। मेरी सौतेली माँ मुझे आराम नहीं करने देती। चिंता मत करो, अब तुम घर जाओ। रात में मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। ढेर सारी बातें करेंगे। गोमती चुपचाप घर चली गई। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ रूपवती गुस्से से बोली, कहाँ मर गई थी? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ। गोमती रोते हुए सारी घटना बताती है, मगर वो ये बात छुपा लेती है कि उसे एक मैना पक्षी मिली थी। तो फिर जिंदा क्यों हो गई? मर जाती।
चाहे तू इस तालाब के किनारे बेहोश हुई थी जहाँ पर तेरी माँ मरी थी। इतना कहकर रूपवती गुस्से से वहां से चली गई। गोमती बेचारी अपने आप खाना निकालकर अपने कमरे में बैठ गई। तभी वहां उड़ती हुई मैना पक्षी आ गई। रोने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। गोमती खाना खाने के बाद मैना पक्षी बोली, तुम चिंता मत करो और आराम से सो जाओ। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, मैं नहीं सो सकती। मेरी माँ मुझसे रात को खाना बनवाती है। उसकी चिंता मत करो, खाना मैं बना दूंगी। तुम तो मैना पक्षी हो, तुम खाना कैसे बना सकती हो? समझ लो कि मैं कुछ जादू जानती हूँ। फिलहाल तुम आराम करो। ऐसा लगता है जैसे तुमने वर्षों से सुकून की नींद नहीं ली। ये सुनकर गोमती चुपचाप आंखें बंद कर लेती है और नींद की गहराइयों में समा जाती है। इधर मैना पक्षी रसोई में जाती है। उसकी रंग बिरंगी आंखों से किरणें निकलती हैं और पल भर में भोजन पककर तैयार हो जाता है। मैना पक्षी चुपचाप गोमती के कक्ष में लौट आती है। रात को गोमती की अचानक आंख खुलती है। वो हड़बड़ा कर कहती है, हे भगवान, मैं तो मर गई। तुम्हारी बातों में आकर सो गई। खाना नहीं बना। अब मेरी माँ मेरी जान ले लेगी। खाना बन गया है, जाओ जाकर रसोई घर देख कर आओ। और थोड़ा सा खाना मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लगी है। गोमती को विश्वास नहीं होता। वो तुरंत रसोई घर में जाती है और वहां देखती है कि उसकी माँ रूपवती खाना निकाल रही है। ऐसा ही काम किया कर, आज तूने बहुत जल्दी खाना बना लिया। इतना कहकर रूपवती खाना लेकर वहां से चली जाती है। गोमती अपने लिए कुछ खाना निकालती है और अपने कमरे में लौट आती है। क्या वास्तव में ये खाना तुमने बनाया है? हाँ, ये खाना मैंने ही बनाया है। खाना खाकर गोमती बुरी तरह से चौंक जाती है और कहती है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। खाना खाने के बाद गोमती सारी रात मैना पक्षी से बातें करती रही और उसे अपने जीवन की सारी घटनाओं के बारे में बताने लगी। बातें करते करते गोमती और मैना पक्षी कब गहरी नींद की आगोश में समा गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन गोमती की आंखें हड़बड़ाते हुए खुलीं तो वो बुरी तरह से डर गई और बोली, हे भगवान, आज तो सोते हुए बहुत देर हो गई। पिताजी खेत चले गए होंगे। घर का कुछ भी कामकाज नहीं हुआ। गोमती की बात सुनकर मैना पक्षी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, सुबह का सारा काम हो चुका है। मैंने नाश्ता भी बनाकर तैयार कर दिया है। इसीलिए तो तुम्हारी सौतेली माँ रूपवती यहाँ पर नहीं आई। ये सुनकर गोमती चौंक गई। कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही और बोली, लेकिन अगर माँ ने तुम्हें काम करते हुए देख लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी सौतेली माँ के दिन अब खत्म होने वाले हैं।
उस दिन के बाद से मैना पक्षी और गोमती की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। मैना दिन भर गोमती से बातें करती। वो दोनों बहुत अच्छी मित्र बन गईं और उनका रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता चला गया। इसी बात से रूपवती को संदेह होने लगा। समझ में नहीं आ रहा, ये गोमती कब सारा घर का काम कर देती है, मुझे पता ही नहीं चलता। कब खाना बना देती है, ये दिन भर अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। कुछ तो चक्कर चल रहा है, कोई तो ऐसी बात है जो मैं देख नहीं पा रही। मुझे नजर रखनी होगी। उसी रात रूपवती चुपके से गोमती के कक्ष पर नजर रखने लगी। तभी उसने देखा कि गोमती एक मैना पक्षी से बात कर रही थी। ये देखकर रूपवती बुरी तरह से चौंक गई। हे भगवान, ये मैना पक्षी इंसानों की आवाज में इससे बात कर रही है। आखिर ये कौन है? अब समझ में आया कि घर का सारा काम इतनी जल्दी कैसे हो जाता है। हो ना हो, ये जरूर इस जादुई पक्षी की करामात है। रूपवती ने घबरा कर सोचा, मैं तो गोमती पर बहुत अत्याचार करती हूँ। अगर इसने इस पक्षी से मेरा नुकसान करने को कह दिया तो ये आसानी से मेरा सर्वनाश कर सकती है। एक काम करती हूँ, वैसे भी मैं इस गोमती को वर्षों से हटाने की सोच रही हूँ, ताकि सारी संपत्ति की अकेली मालकिन मैं बन जाऊं। अब इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इतना कहकर रूपवती वहां से चली गई। अगले दिन रूपवती ने अपनी आंखों से मैना पक्षी को अपने जादू की शक्ति से खाना बनाते हुए देख लिया। रूपवती ने चुपके से उस खाने में जहर मिला दिया और फिर उसे रसोई में एक स्थान पर छिपा कर छुप गई। कुछ देर बाद गोमती घर में आई और खाना निकालकर अपने कमरे में चली गई। गोमती खाना खाने के लिए बैठी थी और मैना पक्षी से बोली, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? आज मुझे भूख नहीं है। गोमती पहला निवाला खाकर बोली, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी भूख नहीं है। मैना पक्षी मुस्कुराने लगी, मगर अगले ही पल गोमती को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। उसका चेहरा नीला पड़ गया। ये देखकर मैना पक्षी बुरी तरह से चौंक गई और बोली, हे भगवान, इसके अंदर तो जहर है। अच्छा हुआ इसने एक ही निवाला खाया, खाने में जहर मिला हुआ है। इतना कहकर मैना पक्षी तुरंत उड़ते हुए रामू चाचा के यहाँ पर चली गई। रामू चाचा की ओर देखकर मैना पक्षी इंसानी आवाज में बोली, जल्दी चलिए और गोमती को वैद्य जी के पास ले चलिए। उसे जहर दिया गया है और जहर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने दिया है। ये सुनकर रामू चाचा बुरी तरह से चौंक गए और घबरा कर बोले, अरे कौन हो तुम? और ये तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर रही हो? इसका रहस्य भी खुल जाएगा। मैं काफी समय से गोमती के साथ हूँ। गोमती मेरे बारे में जानती है, लेकिन इस समय गोमती की जान बचाना बहुत जरूरी है। रामू चाचा तुरंत गांव वालों को लेकर दौड़ते हुए गोमती के पास चले गए। गोमती का शरीर नीला पड़ा हुआ था। तभी वहां पर रूपवती आ गई और रोने का नाटक करते हुए बोली, अरे गोमती, तुझे क्या हो गया बेटा? आंखें खोल। रामू चाचा तुरंत गोमती को वैद्य के पास ले गए।
वैद्य तुरंत जड़ी बूटियां पीसकर गोमती को पिलाने लगा। कुछ देर बाद गोमती की आंखें खुल गईं। वहां पर हरिया भी आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए। गोमती बुरी तरह से बीमार पड़ गई थी। अरे बकवास बंद करो रूपवती, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। जहर किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही दिया था, तुमने। ये सुनकर हरिया चौंक गया और बोला, ए चाचा, ये क्या कह रहे हो? अरे तुम हमारी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं, रामू चाचा जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। जिस समय गोमती ने खाना खाया उसी समय उसका शरीर नीला पड़ गया और वो बेहोश हो गई। मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। और यही नहीं, रूपवती आपकी पीठ पीछे गोमती पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। 5 वर्ष की उम्र से ही वो उससे घर का सारा काम करवाती है, यहाँ तक कि खाना भी बनवाती है और जरा जरा सी बात पर उसे पीटती है। मैना पक्षी की बात सुनकर गांव के सभी लोग डर गए। कौन हो तुम? ये तुम्हें कुछ देर बाद पता लग जाएगा। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ उसी तालाब के किनारे जहाँ पर तुम्हारी पहली पत्नी कौशल्या की डूबने से मौत हुई थी। वहीं तुम्हें सब पता लगेगा जिसने कौशल्या की हत्या की थी। ये सुनकर हरिया और गांव वाले चौंक गए। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो तालाब में डूब कर मरी थी ना। ये सच है, वो तालाब में डूबकर मरी थी। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि उसे तालाब में धक्का दिया गया था। गांव वाले सभी मैना पक्षी की बातों पर विश्वास करने लगे। गोमती की आंखों में आंसू आ गए। रूपवती बुरी तरह से डर गई और बोली, बकवास कर रही हो तुम। तभी वहां गांव का मुखिया आ गया। आखिर ये मेरे गांव में सब कुछ हो क्या रहा है? कुछ ही देर में सब पता लग जाएगा। कुछ ही देर में गांव वाले सभी तालाब के किनारे पहुंच गए। तभी वहां एक साधु आया और मैना पक्षी की ओर देखकर बोला, समय आ गया है सच्चाई बताने का। ओम। इतना कहकर साधु एक मंत्र पढ़ने लगा और मैना पक्षी कौशल्या में परिवर्तित हो गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। रूपवती बुरी तरह से कांपने लगी। क्या देख रही हो तुम रूपवती? यही ना कि ये चमत्कार कैसे हो गया? तुमने तो अपनी सौतेली बहन को तालाब के किनारे धक्का दे दिया था, है ना? ये सुनकर रूपवती बुरी तरह से डर गई। हरिया, जानते हो इस सारे षड्यंत्र की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल तुम्हारी पत्नी और मुखिया आपस में मिले हुए हैं। मुखिया और तुम्हारी पत्नी रूपवती की नजर वर्षों से तुम्हारे खेत पर थी। मुखिया ने रूपवती को उसकी सौतेली बहन की हत्या करने के लिए उकसाया और रूपवती ने योजना के तहत तालाब में कौशल्या को धक्का दे दिया। जब कौशल्या मर गई तब मुखिया तुम्हारा हमदर्द बनकर आया और रूपवती से तुम्हारा विवाह करवा दिया। लेकिन सबसे बड़ा कांटा थी तुम्हारी 5 वर्ष की पुत्री गोमती, जिसे रूपवती ने मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस पर अत्याचार किए, लेकिन वो लड़की बड़ी हिम्मत वाली थी, वो बच गई। ये सब तो ठीक है साधु महाराज, लेकिन हमारी पत्नी तो मर चुकी थी, वो जीवित कैसे हो सकती है? तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो कौशल्या नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। जब रूपवती ने अपनी सौतेली बहन कौशल्या को तालाब में धक्का दिया तब कौशल्या की आत्मा तड़पने लगी और एक दिन वो मुझसे मिली। मैंने आंखें बंद करके दिव्य शक्ति से सब कुछ देखा। तब मुझे उस पर बहुत तरस आया। तब मैंने अपनी शक्ति से
कौशल्या की आत्मा को जादुई मैना पक्षी में परिवर्तित कर दिया और उस जादुई रूप में वो अपनी पुत्री गोमती से मिली और वहां उसने अपनी आंखों से अत्याचार देखा। मैंने उससे कहा था कि जब रूपवती तुम्हारी पुत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम सबको इकट्ठा करके तालाब के किनारे ले आना, बाकी फिर मैं सच्चाई सबके सामने ला ही दूंगा। हरिया बुरी तरह से क्रोधित हो गया और गांव वालों ने मुखिया और रूपवती को पकड़ लिया। चलो पकड़ लो इनको महाराज के यहाँ ले चलते हैं, चलो। गांव वाले उन्हें राजमहल ले जाते हैं और पूरी घटना राजा को बताते हैं। राजा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। इधर कौशल्या आंखों में आंसू लिए अपनी पुत्री गोमती से बोली, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मत जाओ माँ। नहीं बेटा, मेरी आत्मा तुम्हें बचाने के लिए तड़प रही थी और साधु महाराज ने मुझे मैना में परिवर्तित करके तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। अब मेरा समय खत्म हो चुका है। मेरी आत्मा केवल इस वजह से भटक रही थी कि कुछ अधूरा था जो अब पूरा हो चुका है। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर कौशल्या वहां से अदृश्य हो गई। गोमती आंसुओं में भीगी हुई रोने लगी। अपनी माँ को हमेशा प्रार्थना में याद रखना बच्ची। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। हरिया अपनी पुत्री गोमती को लेकर घर चला आया।